हैव ए नाइस डे साथियों। आज का टॉपिक बहुत विचित्र, शानदार, रोचक, अनूठा है। ब्लड क्लॉटिंग, रक्त स्कंदन या रक्त का थक्का बनना, जिसको ब्लड कोगुलेशन भी कहते हैं। ब्लड क्लॉटिंग टॉपिक लंबा है, टाइम नहीं दूंगा मैं आपको कोई परिचय देने के लिए और कोई समीक्षा करने के लिए। क्लॉटिंग इज द मोस्ट स्ट्राइकिंग एंड बेस्ट नॉन प्रॉपर्टी ऑफ ब्लड। रक्त की स्कंदन की सबसे रोचक या विचित्र या बेस्ट नॉन प्रॉपर्टी या लक्षण ब्लड की जो है वो है क्लॉटिंग। इट इज इंडीड ए रिमार्केबल फिनोमिना। वास्तव में ये एक रोचक या अनूठी क्रियाविधि है। A very important properties of blood is its ability of clot when removed from the blood vessels or when the blood vessel is cut। ब्लड की बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टी जो है वो ये है कि जब ब्लड वेसल में से रक्त बाहर निकलने लग जाए, रक्त वाहिनी के कटने से या रुधिर वाहिनियों के कटने से, तो रक्त का जो थक्का बनना है वो सबसे इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण और रोचक लक्षण जो है वो है ब्लड क्लॉटिंग। यानी क्लॉट कैसे हो जाता है। इफ द ब्लड डिड नॉट क्लॉट इन द एनिमल वुड गो टू डेथ फ्रॉम ए स्लाइट वाउंड। अगर रक्त का स्कंदन रक्त वाहिनियों के ब्लड वेसल्स के कटने के पश्चात रक्त का प्रवाह लगातार होता रहता है तो हल्का सा घाव होने पर भी मनुष्य या कोई जंतु मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। व्हेन ब्लड कम्स आउट फ्रॉम ब्लड वेसल्स, जब रक्त वाहिनियों में से रक्त बाहर निकलने लग जाता है, इट इज ए लिक्विड। ये ब्लड क्या है? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, तरल संयोजी ऊतक है, तरल रूप में पाया जाता है। आफ्टर सम टाइम्स ब्लड, जब ब्लड वेसल्स से रक्त वाहिनियों से बाहर निकलता है तो कुछ समय के पश्चात चेंजेज इनटू ग्रेन्यूल्स, ये कणिकाओं में बदलता है और कणिकाओं के बाद में ये निडल लाइक हो जाता है, यानी सुई के समान, और बाद में धागे नुमा रचना में बदल जाता है, थ्रेड लाइक, एंड देन नेट लाइक यानी जाल नुमा रचना में बदल जाता है। देन इसको थ्रेड लाइक संरचना में, नेट लाइक संरचना में जब बदल जाएगा तो इसको बोलेंगे क्लॉट। एवरेज औसत समय क्या लगता है ब्लड क्लॉटिंग या ब्लड कोगुलेशन के अंदर? 5 to 8 मिनट्स टेकन बाय क्लॉटिंग। 5 से 8 मिनट का जो समय है वो रक्त स्कंदन या ब्लड क्लॉटिंग में सामान्यतया एवरेज टाइम होता है। वाई ब्लड डज नॉट क्लॉट नॉर्मली इन द ब्लड वेसल। रक्त वाहिनियों के अंदर रक्त होता है लेकिन रक्त का स्कंदन क्यों नहीं होता? ब्लड क्लॉटिंग क्यों नहीं होती? रक्त वाहिनियों के अंदर क्यों नहीं जमता या थक्का क्यों नहीं बनता? वाई इट्स क्लॉट आफ्टर कमिंग आउट। किस प्रकार से ये रक्त वाहिनियों से बाहर निकलने के बाद में थक्का बन जाता है? इट इज इंटरोगेटिव क्वेश्चन मार्क। यहां इसी का उत्तर हम अपन पढ़ने जा रहे हैं। टू एक्सप्लेन इट मैनी थ्योरीज हैव बीन एडवांस्ड। इसको स्पष्ट करने के लिए कई थ्योरीज जो हैं वो प्रतिपादित की हुई है, प्रोपाउंडेड की हुई है। नोट सीम्स टू बी सेटिस्फैक्ट्री। लेकिन कोई भी सिद्धांत जो है वो अपने को संतोषजनक नहीं दिखाई देता, यानी सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। सम इंपॉर्टेंट थ्योरीज आर एज फॉलोज। जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण जो थ्योरीज जो प्रोपाउंडेड की गई है वो थ्योरीज निम्नलिखित हैं। फर्स्ट 4 थ्योरीज लूंगा और
वर्तमान में जो हिंदी मीडियम की बुक्स आ रही हैं उसमें 3 ही थ्योरीज हैं। हुवेल्स थ्योरी, हुवेल ने ये थ्योरी प्रतिपादित की थी, इसलिए उनके सम्मान में हुवेल्स अपस्टोकस का मतलब है उनके सम्मान में इस थ्योरी का नाम रखा गया है, हुवेल्स थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, क्लॉटिंग इज ड्यू टू द एक्शन ऑफ एन एंजाइम नोन एज थ्रोम्बिन। इस थ्योरी, इस सिद्धांत के मुताबिक ब्लड की जो क्लॉटिंग होती है वो एक एंजाइम के द्वारा होती है। उस एंजाइम का नाम दिया उन्होंने थ्रोम्बिन। और ये थ्रोम्बिन जो है वो इट विच कन्वर्ट द सॉल्युबल फाइब्रोनोजन ऑफ द ब्लड प्लाज्मा इनटू इनसॉल्युबल फाइब्रिन। ये फाइब्रिनोजन नाम का जो प्रोटीन है या फैक्टर जो है ये लीवर से बनता है, लिवर के अंदर बनता है, सॉल्युबल फॉर्म में होता है। और सॉल्युबल से और किस में पाया जाता है, ब्लड प्लाज्मा के अंदर पाया जाता है। ये इनसॉल्युबल फॉर्म में बदलता है, इनसॉल्युबल फाइब्रिन में बदलता है। फाइब्रिनोजन इनएक्टिव फॉर्म है, फाइब्रिन एक्टिव फॉर्म है। किसकी उपस्थिति में, ए थ्रोम्बिन एंजाइम की उपस्थिति में, इस थ्योरी के अनुसार। द रीजन that blood does not clot in the vessel is that thrombin does not exist in active form in the blood। कारण यह बताया गया है कि रक्त वाहिनियों के अंदर रक्त का थक्का क्यों नहीं बनता है, क्योंकि ये थ्रोम्बिन जो होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा रहता है। एक्टिव फॉर्म में न होने के कारण से ये ब्लड वाहिनियों के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर उपस्थित ब्लड जो है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, उसका क्लॉटिंग या क्लॉट नहीं होता। इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ इनएक्टिव फॉर्म या प्रो एंजाइम कॉल्ड प्रोथ्रोम्बिन। ये थ्रोम्बिन जो है ये हमेशा इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा रहता है, उसको अपन प्रोथ्रोम्बिन कहते हैं। प्रोथ्रोम्बिन इज प्रिवेंटेड फ्रॉम चेंजिंग टू थ्रोम्बिन बाय ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ब्लड कॉल्ड हिपेरिन। प्रोथ्रोम्बिन जो है ये थ्रोम्बिन में क्यों नहीं बदलता, इसका कारण ये बताया है कि रक्त के अंदर एक घटक पाया जाता है एंटीकोगुलेंट हिपेरिन। वो उपस्थित होने के कारण से ये प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव फॉर्म जो है ये थ्रोम्बिन में नहीं बदलता है। व्हेन ब्लड इज लेट आउट, रक्त का प्रवाह, रक्त बहने लग जाता है, यानी कोई ब्लड वेसल कट गई तो रक्त जब बहने लग जाता है, बाहर निकलता है, तो थ्रोम्बोप्लास्टिन इज लिबरेटेड। थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या है, ए कॉन्जुगेटेड प्रोटीन कंटेनिंग सेफेलिन प्रोटीन होती है। ए सेफेलिन प्रोटीन युक्त कॉन्जुगेटेड या संयुग्मित प्रोटीन होती है। इस मत के अनुसार क्या बताया है इन्होंने कि रुधिर वाहिनियों के क्षतिग्रस्त होने पर उत्तकीय कोशिकाएं सेफेलिन प्रोटीन बाहर निकालती हैं। ये प्रोटीन रुधिर में उपस्थित जो एंटी थ्रोम्बिन जो होती है वो निष्क्रिय कर देती है। यहाँ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन कंटेनिंग सेफेलिन प्रोटीन का नाम जो आया है ये थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर नंबर 3 होगा। द थ्रोम्बोप्लास्टिन देन यूनाइट्स विद हिपेरिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है ये अब हिपेरिन एंटीकोगुलेंट के साथ में प्रतिस्कंदक जो रक्त के अंदर, अपने रक्त के अंदर नेचुरली अकरिंग एंटीकोगुलेंट जो होता है, प्राकृतिक रूप से उपस्थित एंटीकोगुलेंट होता है, उसके अंदर पाए जाने वाला हिपेरिन जो होता है उसके साथ में जाकर के जुड़ता है और लिबरेटिंग प्रोथ्रोम्बिन। और क्या छोड़ता है, प्रोथ्रोम्बिन छोड़ता है विच रिएक्ट्स विद कैल्शियम। और ये कैल्शियम के साथ में रिएक्शन करके थ्रोम्बिन में बदलता है। थ्रोम्बिन देन एक्ट ऑन फाइब्रिनोजन टू फॉर्म फाइब्रिन। अब जो है वो एक्टिव फॉर्म में आने के बाद में थ्रोम्बिन जो है वो फाइब्रिनोजन जो सॉल्युबल फॉर्म में होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है, उसको ये इन एक्टिव फॉर्म या इनसॉल्युबल फॉर्म फाइब्रिन में बदलता है। और फाइब्रिन अपने आप में क्लॉट बना लेता है, या फाइब्रिन थ्रेड लाइक या नेट लाइक संरचना जो है ये क्लॉट कहलाती है। इधर देखिए एंजियोड टिश्यूज, ब्लड प्लेटलेट्स का थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स ब्लड प्लेटलेट्स को भी बोलते हैं। ब्लड प्लेटलेट्स क्या होती है, नॉन न्यूक्लियोटाइड सेल्स होती है, दे आर फ्रेगमेंट्स ऑफ द साइटोप्लाज्म।
that are derived from the megakaryocytes of the bone marrow, which then enters into the ब्लड सर्कुलेशन। यानी ब्लड प्लेटलेट्स जो है केंद्र, ब्लड प्लेटलेट्स यानी नॉन न्यूक्लिएटेड केंद्रक विहीन सेल्स होती हैं, फ्रैगमेंट्स होते हैं, टुकड़े होते हैं, साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। और ये बोन मेरो में पाई जाने वाली जो बड़ी कोशिकाएं या बृहत कोशिकाएं होती हैं, मेगोकैरियोसाइट्स होती हैं, उनके द्वारा बनती हैं और ब्लड के अंदर आ जाती हैं। इन्हीं को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। तो यहाँ तीनों चीज़ें बताई हैं। अगर टिश्यू रप्चर हो जाए, टिश्यू में कोई घात लग जाए, इंजोर हो जाए, चोट लग जाए, या ब्लड प्लेटलेट्स फट जाए या उसके संपर्क में आ जाए थ्रोम्बोसाइट्स, तो ये थ्रोम्बोप्लास्टिन छोड़ती हैं, जिसको सेफेलिन प्रोटीन बोलते हैं। और सेफेलिन प्रोटीन के बारे में आपको मैंने बता ही दिया कि ये क्या करेगा, एंटी थ्रोम्बिन जो होता है उसको निष्क्रिय करता है। एंटी थ्रोम्बिन कभी भी प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलने नहीं देता, यानी निष्क्रिय रूप को कभी भी सक्रिय रूप में बदलने नहीं देता। तो ये थ्रोम्बोप्लास्टिन या सेपेलिन प्रोटीन जो है ये एंटी थ्रोम्बिन को न्यूट्रलाइज करने का कारण, उदासीन करने का कार्य करता है। तो प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा है, ये कैल्शियम आयन के साथ में क्रिया करके, क्योंकि एंटी थ्रोम्बिन को ये न्यूट्रलाइज कौन कर रहा है, न्यूट्रलाइजेज थ्रोम्बोप्लास्टिन या सेपेलिन प्रोटीन। और ये थ्रोम्बिन बन गया, थ्रोम्बिन एक्टिव फॉर्म में होती है। और ये थ्रोम्बिन अब फाइब्रिनोजन जो सोल्यूबल फॉर्म में पाई जाने वाली प्रोटीन जो होती है उसको फाइब्रिन इनसॉल्युबल फॉर्म में बदल देती है। तो इट इज द थ्योरी ऑफ हुवेल्स थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार ये बताया है कि थ्रोम्बिन के कारण से, थ्रोम्बिन के कारण से फाइब्रिनोजन जो है वो फाइब्रिन में बदलता है। और थ्रोम्बिन यहाँ काम में क्यों लिया है, क्योंकि थ्रोम्बिन एक्टिव फॉर्म में है और इससे पहले ये प्रोथ्रोम्बिन के रूप में पड़ा रहता है। और प्रोथ्रोम्बिन किस प्रकार से एक्टिवेट होती है उसका कारण मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि एंटी थ्रोम्बिन जो है वो थ्रोम्बोप्लास्टिन या सेपेलिन प्रोटीन जो बनी वो उनको निष्क्रिय कर देता है। यानी वापिस रुधिर वाहिनियों के क्षतिग्रस्त यानी इंजर्ड होने पर उत्तकीय कोशिकाएं जो टिश्यू सेल्स होती हैं ये सेफेलिन प्रोटीन बाहर निकाल करके और एंटी थ्रोम्बिन को निष्क्रिय कर देती हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन निष्क्रिय कर देती हैं। सेकंड थ्योरी आ रही है फाल्ड एंड स्पाइरोज थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ब्लड प्लेटलेट्स वही जो बोन मेरो के मेगाकैरियोसाइट से बनने वाली नॉन न्यूक्लिएटेड ब्लड कॉर्पसेल्स होती हैं, रक्त के अंदर पाई जाती है, आरबीसी पाई जाती है, डब्ल्यूबीसी पाई जाती है, ब्लड प्लेटलेट्स पाई जाती हैं। तो ब्लड प्लेटलेट्स ऑन इंजरी लिबरेट एंजाइम कॉल्ड थ्रोम्बोकाइनेज। इस थ्योरी के सब फल्ड एंड स्पाइरोज द्वारा प्रतिपादित की गई जो थ्योरी है या सिद्धांत है उसके अनुसार ब्लड प्लेटलेट्स के अंदर जब घात लगता है, चोट लगती है या इंजरी होती है तो एक एंजाइम लिबरेट करती हैं जिसको थ्रोम्बोकाइनेज कहते हैं। और ये थ्रोम्बोकाइनेज इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन की उपस्थिति में प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदल देती हैं। प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव फॉर्म होती है और थ्रोम्बिन एक्टिव फॉर्म होती है। इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में ये देखिए ब्लड प्लेटलेट्स दिखाई हैं। ब्लड प्लेटलेट्स ये थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम यहाँ स्त्रवित हो रहा है, आ रहा है, क्योंकि यही बताया है कि ब्लड प्लेटलेट्स के अंदर जब इंजरी या घात लगता है, क्षति होती है, तो एक एंजाइम छोड़ती है जिसका नाम है थ्रोम्बोकाइनेज। ये थ्रोम्बोकाइनेज आ गया, ये प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव फॉर्म को इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन थ्रोम्बिन में बदलता है और ये एक्टिव फॉर्म में बदल गया। और ये थ्रोम्बिन जो है ये फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदलता है। फाइब्रिनोजन घुलनशील प्रोटीन होती है और फाइब्रिन अघुलनशील प्रोटीन होती है। फाइब्रिन जब तक नहीं बनेगा तब तक रक्त का थक्का या रक्त का स्कंदन कदापि नहीं होगा। थर्ड थ्योरी आ रही है क्युक थ्योरी, त्वरित सिद्धांत। इस सिद्धांत को कुछ वैज्ञानिकों ने नहीं माना है, इसलिए कई बुक्स के अंदर इस थ्योरी को अडॉप्ट
कई बुक्स ने अडॉप्ट नहीं किया है, मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके बारे में। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ब्लड प्लेटलेट्स ऑन इंजरी, इस सिद्धांत के मुताबिक, इस त्वरित थ्योरी सिद्धांत के मुताबिक, जब ब्लड प्लेटलेट्स या रक्त बिंबाणु में जब चोट लगती है तो एक एंजाइम थ्रोम्बोप्लास्टिनोजन स्रावित करती है। वहां थ्रोम्बोकाइनेज आ रहा था, यहां थ्रोम्बोप्लास्टिनोजन आ रहा है। थ्रोम्बोप्लास्टिनोजन इनएक्टिव फॉर्म है थ्रोम्बोप्लास्टिन की। द ओवरऑल प्रोसेस आर एज फॉलोज या इज एज फॉलोज। ये देखिए, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा, प्लेटलेट्स जब रप्चर होती हैं या इंजरी लगती है तो थ्रोम्बोप्लास्टिनोजन स्रावित करती है, और ये ब्लड प्लाज्मा से भी निकल रहा है, क्योंकि प्लेटलेट्स जो हैं ये किस में पड़ी है, ब्लड प्लाज्मा के अंदर ही तो है। अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिनोजन जो एंजाइम है ये प्रिकर्सर है एक थ्रोम्बोप्लास्टिन का। अब प्लाज्मा के अंदर आपको पता है प्रोथ्रोम्बिन भी पड़ी है, प्रोथ्रोम्बिन लीवर से बनकर के आई है, और थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है ये टिश्यू के या ब्लड वेसल के रप्चर से बना है। तो साथ में कैल्शियम आयन जुड़ करके यहाँ लिखा है कंबाइंड या लाइबेलाइजिंग इन्फ्लुएंस इन के संयुक्त प्रयास द्वारा ये प्रोथ्रोम्बिन जो होता है ये किस में बदल जाएगा, एक्टिव थ्रोम्बिन में बदल जाएगा। और साथ में ये ब्लड प्लाज्मा के अंदर फाइब्रिनोजन घुलनशील अवस्था के अंदर निष्क्रिय रूप वाली प्रोटीन फाइब्रिनोजन जो है ये जो है थ्रोम्बिन की उपस्थिति में अघुलनशील या इनसॉल्युबल फाइब्रिन में बदल जाती है। ये है क्यूब थ्योरी, एक स्मॉल छोटी सी थ्योरी है, और इसकी ये एक समरी है, प्रोसेस है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी आ रही है माय डियर फ्रेंड्स, बेस्ट एंड टेलर थ्योरीज। बेस्ट एंड टेलर नाम के वैज्ञानिकों ने इस थ्योरी को प्रतिपादित किया था। इस पे अपन संतोष कर सकते हैं कि ये थ्योरी कुछ हद तक ब्लड क्लॉटिंग को समझाने में सफल हुई है। दिस थ्योरी इज मोर सिमिलर टू दी ह्यूवेल्स थ्योरी। हुवेल ने जो थ्योरी प्रतिपादित की थी उससे मिलती जुलती थ्योरी है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी देर आर 13 फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। रुधिर के ब्लड प्लाज्मा में, रुधिर के प्लाज्मा में या ब्लड प्लाज्मा के अंदर 13 कारक, 13 फैक्टर्स या 13 प्रोटीन जो हैं वो ब्लड क्लॉटिंग के लिए आवश्यक हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, नेसेसरी हैं। इन विच फर्स्ट 4 आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें से शुरुआत की 4 जो फैक्टर होंगे वो इंपॉर्टेंट होंगे। इधर मैंने आपको डिजिट्स ये न्यूमेरिकल वाली ली है, ये इधर रोमन वाली ली है, और जितने भी 13 फैक्टर्स जो हैं उनको रोमन की संख्या के आधार पर फैक्टर फर्स्ट सेकंड थर्ड यूं दिखाया है और यूं ही प्रदर्शित किया जाता है। इन 13 फैक्टर्स में से एक फैक्टर जो है वो अमान्य घोषित कर दिया गया है। जो छठा फैक्टर, सिक्स्थ फैक्टर आएगा एक्सलेरिन, वो डिस्कार्डेड फैक्टर है, अमान्य फैक्टर है। इसका मतलब बचे हुए 12 फैक्टर जो हैं वो इस थ्योरी के अनुसार ब्लड क्लॉटिंग के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। फाइब्रिनोजन फैक्टर फर्स्ट, प्रोथ्रोम्बिन फैक्टर सेकंड, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, टिश्यू के रप्चर होने से या ब्लड प्लेटलेट्स के रप्चर होने से ये फैक्टर बनता है, इसलिए इसको टिश्यू फैक्टर भी बोलते हैं और टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन भी बोलते हैं। फोर्थ कैल्शियम आयन। ये 4 शुरुआत के जो फैक्टर्स हैं ये महत्वपूर्ण है। उसके बाद में 5वां आ रहा है लेबाइल फैक्टर या प्रो एक्सलेरिन, आगे फैक्टर नंबर 5 लिखा हुआ है। एक्सलेरिन डिस्कार्डेड लिखा हुआ है, अमान्य घोषित कर दिया गया है। और फैक्टर 6 लिखा हुआ है स्टेबल फैक्टर, या दूसरा नाम है इसका प्रो कन्वर्टिन, 7th फैक्टर है।
8वां है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर या AHF, वो फैक्टर नंबर 8 लिखा हुआ है। और 9th है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट, PTC, या इसको क्रिसमस फैक्टर भी बोलते हैं। 9वें फैक्टर को क्रिसमस फैक्टर भी बोलते हैं। ये आगे फैक्टर लिखा हुआ है, फैक्टर नंबर 9th। अब फैक्टर आ रहा है 10th, स्टुअर्ट पावर फैक्टर या पावर फैक्टर भी बोलते हैं, ये आगे फैक्टर नंबर 10th। और 11th फैक्टर है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट, PTA, शॉर्ट नेम है इसका, PTA, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट, फैक्टर 11th हो गया रोमन संख्या में। और 12th फैक्टर जो है वो हैगमैन फैक्टर है। और 13 एंड लास्ट फैक्टर है लाकी लॉरेंट फैक्टर, या इसका नाम है फाइब्रिन स्टेबिलाइजिंग फैक्टर या FSF। ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसमें 4 शुरुआत के तो बताई दिए हैं, 5वां फैक्टर भी काम में आएगा अपने, 7वां भी आएगा, 9वां भी आएगा, 11वां भी आएगा, 12वां भी आएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर होंगे। 4 शुरुआत वालों के अलावा 5वां भी काम में आएगा, 7वां भी आएगा, 9वां भी आएगा, 11वां भी आएगा, 12वां भी आएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं किस प्रकार से क्रियाविधि के अंदर ये फैक्टर महत्वपूर्ण है। तो इधर रोमन संख्या के अंदर आपको बताना होगा फैक्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th का ध्यान रखना, TWELFTH होता है। 13 ये सभी के सभी नाम लिखे हुए हैं। द मैकेनिज्म ब्लड कोगुलेशन इज कंप्लीटेड इनटू फॉलोइंग 3 स्टेप्स। रक्त स्कंदन या रक्त का थक्का बनने की जो संपूर्ण क्रियाविधि है वो 3 पदों में, 3 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होती है, पूर्ण होती है। स्टेप नंबर फर्स्ट आ रहा डिसइंटीग्रेशन ऑफ प्लेटलेट्स एंड लिबरेशन ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन, यानी प्लेटलेट्स का विघटन होना, और क्या छोड़ती हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर नंबर 3 छोड़ रही हैं। ये देखिए आप इधर वापस टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन दिया है, उसके बारे में बता रहा है। नंबर 2, थ्रोम्बोप्लास्टिन अगर बन गया तो प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में बदल जाएगा, स्टेप नंबर 2 में हो गया। और थ्रोम्बिन एक्टिव फॉर्म में अगर बन गई, प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव फॉर्म है, इससे एक्टिव थ्रोम्बिन अगर बन गई तो फाइब्रिनोजन जो है वो फाइब्रिन में बदल जाता है। तो कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजन इनटू फाइब्रिन। तो 3 पदों के अंदर, 3 स्टेप्स के अंदर ब्लड कोगुलेशन या ब्लड क्लॉटिंग जो है वो कंप्लीट होती है, संपूर्ण होती है। इन तीनों पदों के बारे में अलग अलग अपन पढ़ेंगे। यहां समरी दी है, देखना। प्लेटलेट्स और डैमेज टिश्यू से क्या बन रहा है, ब्लड प्लेटलेट्स के अंदर इंजरी होती है, या टिश्यू के अंदर कोई भी ऊतक जो होता है वो उसमें आघात लगता है या डैमेज होता है, तो थ्रोम्बोप्लास्टिन सीक्रेट होता है। और थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव फॉर्म को कैल्शियम आयन और ट्रिप्टेज एंजाइम की उपस्थिति में थ्रोम्बिन एक्टिव फॉर्म में बदल देते हैं। और ये थ्रोम्बिन जो होगा, ये देखिए थ्रोम्बिन जो है वो, और फाइब्रिन स्टेबिलाइजिंग फैक्टर नंबर 13 और कैल्शियम आयन, ये इनसॉल्युबल फॉर्म में पाए जाने वाली जो फाइब्रिनोजन है उसको इनसॉल्युबल फॉर्म फाइब्रिन में बदल जाता है। और फाइब्रिन अपने आप में एक प्रकार का नेटवर्क यानी नेट लाइक संरचना है, जाल युक्त रचना है, वो क्लॉट कहलाता है इन ब्लड वेसल्स। नेक्स्ट देखिए मित्रों, इन ब्लड वेसल्स क्लॉटिंग नेवर टेक्स प्लेस बिकॉज, ब्लड वेसल्स के अंदर क्लॉटिंग क्यों नहीं होता, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सब्सटेंस कॉल्ड एज एंटीथ्रोम्बिन एंड दैट थ्रोम्बोप्लास्टिन नॉट लिबरेटेड। ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड की क्लॉटिंग क्यों नहीं होती, क्योंकि ब्लड के अंदर क्या पाया जाता है, एंटीथ्रोम्बिन पाया जाता है। और वो
एंटी थ्रोम्बिन जब तक रहेगा तब तक थ्रोम्बोप्लास्टिन नहीं छोड़ा जाएगा, लिबरेट नहीं होगा। ये तो ब्लड प्लेटलेट्स यानी कोई ब्लड वेसल के ऊपर चोट लगी, चोट लगने के बाद में जब ब्लड प्लेटलेट्स के ऊपर जाकर के चोट लगेगी तो थ्रोम्बोप्लास्टिन स्रावित होगा। नेक्स्ट, अब थ्रोम्बोप्लास्टिन का ओरिजिन लेंगे। का ओरिजिन ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन कैसे होगा? ओरिजिन ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ कोगुलेशन। थ्रोम्बोप्लास्टिन का ओरिजिन यानी उद्भव होना ब्लड क्लॉटिंग या ब्लड कोगुलेशन का प्रथम पद होगा। मैंने पीछे बताया डिसइंटीग्रेशन ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स या टिश्यू डैमेज और लिबरेशन ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन फर्स्ट स्टेप है। दूसरा स्टेप है प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलना और तीसरा स्टेप है फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदलना। अब अपने यहां बनाएंगे, यहां क्या पढ़ेंगे कि थ्रोम्बोप्लास्टिन किस प्रकार से बनता है। इधर इधर आ जाइए। पहले मैं आपको ये रिएक्शन जो है इसके बारे में ये समरी मैंने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन द्वारा बताई है। इसको समझते ही आपके इधर मैटर जो है वो समझ में आ जाएगा। फैक्टर 12 ब्लड प्लेटलेट्स के साथ में अटैच होता है, यानी 12th अटैचमेंट ब्लड प्लेटलेट्स के साथ में 12वां फैक्टर मैंने बताया इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में मैंने बताया है 9वां भी इंपॉर्टेंट है, 8वां भी इंपॉर्टेंट है, 10वां भी इंपॉर्टेंट है, 5वां भी इंपॉर्टेंट है और 11वां भी इंपॉर्टेंट है। तो ये फैक्टर 12 जो है ये ब्लड प्लेटलेट्स जब इंजर्ड होती हैं, उस पे आघात लगती हैं, तो उसके साथ में जब अटैचमेंट होगा तो उसका एक्टिवेशन होगा और एक्टिवेशन होने के बाद में ये एक्टिवेट फैक्टर 12 जो है 12 TWEL FTH, ये फैक्टर 11 जो इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा है, ये देखिए आप इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा है, इसको ये पहले एक्टिव फैक्टर में बदलेगा। तो एक्टिव फैक्टर 12 और अब एक्टिव फैक्टर 11 दोनों बन गए। अब दोनों देखिए दो प्रकार से क्रिया करते हैं। एक तो इधर से आकर के ब्लड प्लेटलेट्स एक्टिवेशन से होकर के ये लिबरेशन ऑफ प्लेटलेट्स फैक्टर 3, यानी अब ये फैक्टर नंबर 3 जिसको टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन या टिश्यू फैक्टर बोलते हैं, थ्रोम्बोकाइनेज, इसमें थ्रोम्बोकाइनेज और थ्रोम्बोप्लास्टिन दोनों एक ही चीज है। थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम भी प्रोथ्रोम्बिन को इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव थ्रोम्बिन में बदलता है और थ्रोम्बोप्लास्टिन भी इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव थ्रोम्बिन में बदलता है। दूसरी तरफ कैल्शियम आयन की उपस्थिति में एक्टिव फैक्टर 12 और एक्टिव फैक्टर 11 जो है वो फैक्टर नंबर 9 जो इनएक्टिव फॉर्म में है उसको एक्टिव फॉर्म 9 में बदलेगा। और फैक्टर नंबर 9 इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयंस, ये देखिए कैल्शियम आयन दिखाए हैं, कर्सर के साथ रहिए, ये कैल्शियम आयन दिखाए हैं। ये फैक्टर 8 जो है 8th इनएक्टिव फैक्टर को एक्टिव फैक्टर 8 में बदलेगा। 8th जो एक्टिव फैक्टर बना वो इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन की उपस्थिति में फैक्टर नंबर 10 का निष्क्रिय या इनएक्टिव रूप जो है उसको एक्टिव फॉर्म में बदलेगा। तो ये बन गया एक्टिव फैक्टर 10th। एक्टिव फैक्टर 10th अगर बन गया तो ये कैल्शियम आयन की उपस्थिति में फैक्टर नंबर 5 को इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिव फैक्टर 5 में बदल लेगा। और एक्टिव फैक्टर 5 जो है वो कैल्शियम आयन की उपस्थिति में एक्टिव फैक्टर 10th
और एक्टिव फैक्टर फिफ्थ मिलकर के ये एक कॉम्प्लेक्स का निर्माण करेंगे। इसके साथ में जुड़ जाएगा लिपिड एंड कैल्शियम आयन। ये लिपिड यानी फॉस्फोलिपिड्स जो हैं, ये ब्लड वेसल्स जब डैमेज हो जाती हैं तब अपनी सरफेस के ऊपर स्त्रवित करते हैं, उसको छोड़ने का कार्य करते हैं। और कैल्शियम आयन ऑलरेडी प्लाज्मा के अंदर उपस्थित है ही, तो ये एक कॉम्प्लेक्स बन गया। फैक्टर 10th कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इसको। फैक्टर 10th एक्टिवेटर कॉम्प्लेक्स का नाम देते हैं। फैक्टर 10th एक्टिवेटर कॉम्प्लेक्स का नाम देते हैं। तो प्रिय मित्रों, एक्टिव फैक्टर 10th यहां बना, ये देखिए यहां बना। अब ये पांचवें फैक्टर के साथ में जुड़कर के लिपिड और कैल्शियम के साथ में जुड़कर के एक एक्टिव फैक्टर या फैक्टर 10th एक्टिवेटर कॉम्प्लेक्स बन गया। और ये जो है वो थ्रोम्बोकाइनेज का निर्माण करता है। इधर देखिए, समरी में आइए। दिस पाथवे इज इंटायरली, यहाँ ये जरूर है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे दो आएंगी। इंट्रिंसिक का मतलब आंतरिक और एक्सट्रिंसिक का मतलब बाहरी। ये अभी ये जो मार्ग जो है, पाथवे है, वो हमेशा ब्लड प्लाज्मा में चलेगा। और एक्सट्रिंसिक पाथवे जो है वो टिश्यू सरफेस पे चलेगा, जहां चोट लगी है वहां पर। अंतर इतना ही है। इंट्रिंसिक पाथवे हमेशा ब्लड प्लाज्मा के अंदर चलेगा, एक्सट्रिंसिक पाथवे आगे सेकंड आएगा, वो हमेशा टिश्यू के सरफेस के ऊपर चलेगा। अंतर इतना है, ये ध्यान रखने की बात। दिस पाथवे इज एंटायरली प्रेजेंट इन द ब्लड प्लाज्मा और डज नॉट रिक्वायर एनी टिश्यू फॉर ओरिजिन ऑफ फाइब्रिन। ये सदैव रक्त प्लाज्मा के अंदर चलने वाला मार्ग है। इसके अंदर टिश्यू से उत्पन्न होने वाले फाइब्रिन की आवश्यकता नहीं है। प्लाज्मा प्रोटीन क्लॉटिंग फैक्टर्स यूजुअली इंटरेक्ट इन पेयर्स। प्लाज्मा के अंदर पाए जाने वाले ये देखिए फैक्टर्स जो हैं, ये देखिए पहला 12वां, फिर 11वां, फिर 9वां, फिर 8वां, फिर 10वां, फिर 5वां, ये जोड़ों में क्रिया करते हैं। जैसे 10वां है 5वें में कर रहा है, 8वां है 10वें में कर रहा है, 9वां है 8वें में कर रहा है, और ये 11वां और 12वां दोनों फैक्टर जो हैं ये 9th को कर रहे हैं। तो ये क्या कह रहा है कि ब्लड, ये प्लाज्मा प्रोटीन क्लॉटिंग फैक्टर्स जो हैं, प्लाज्मा में पाए जाने वाले ये प्रोटीन युक्त फैक्टर्स होते हैं, यूजुअली इंटरेक्ट इन पेयर्स, जोड़ों में काम करते हैं। ड्यू टू दिस इंटरेक्शन ईच ऑफ द क्लॉटिंग फैक्टर इज इन टर्न कन्वर्टेड टू फॉर्म इन एन इनएक्टिव फॉर्म टू एक्टिव फॉर्म। इसके बदले में क्या होता है, ये जितने भी, ये देखिए कर्सर के साथ, इनएक्टिव फॉर्म में जितने भी ये फैक्टर पड़े हैं ये किस में बदलते हैं, एक्टिव फॉर्म में बदलते हैं। सार इसका यही है। सिंस ऑल द क्लॉटिंग फैक्टर्स आर नॉट सपोज टू पास एंजाइम एक्शन, ये कोई एंजाइमों की अभिक्रिया के द्वारा संपन्न नहीं हो रहे हैं, एक फैक्टर दूसरे फैक्टर को ही एक्टिव कर रहा है। जो इनएक्टिव फैक्टर है उसको कोई एक्टिव फैक्टर आकर के ही क्रिया कर रहा है, या इनएक्टिव फैक्टर को कोई एक्टिव फैक्टर, जैसे फैक्टर नंबर यहाँ 11th आया, उसमें 8th फैक्टर को, इनएक्टिव फैक्टर को एक्टिव कर रहा है। यहाँ एंजाइम नहीं आया है, यहाँ तो सिर्फ फैक्टर ही आपस में इनएक्टिव को एक्टिव बना रहे हैं आगे से आगे। नेक्स्ट, yet this conversion of enzymes from an inactive form to active, इसका मतलब ये क्या है, इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में बदल रहे हैं। वन इज द
initiated in the sequence of action of clotting factor first of all by the contact process। सबसे पहले क्या है, कोई भी एक फैक्टर काम में आ गया, फैक्टर नंबर फर्स्ट किसी के भी संपर्क में आ गया तो आगे से आगे घटनाएं चालू या इनएक्टिव फॉर्म जो है वो एक्टिव फॉर्म में बदलने प्रारंभ हो जाएंगे। Hagman factor 12th becomes active and platelets attach to the damaged part of the vessel। यहां आपको ऊपरी ऊपर इधर राइट हैंड साइड में क्या दिखाया था, फैक्टर 12th अटैचमेंट, कर्सर के साथ, कर्सर पेन के साथ देखिए आप, फैक्टर 12th अटैचमेंट एंड एक्टिवेशन यही बता रहा है। फैक्टर 12th का नाम है हैगमैन फैक्टर 12th बिकम एक्टिव एंड प्लेटलेट्स अटैच टू द डैमेज पार्ट ऑफ द वेसल। और प्लेटलेट्स जो होती हैं, ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं, वो किसी भी ब्लड वेसल, जो भी ब्लड वेसल डैमेज हुई है, क्षतिग्रस्त हुई है, उसके साथ में जाकर के जुड़ जाती है एंड प्रोड्यूस फॉस्फोलिपिड ऑन द सरफेस। ये देखिए फॉस्फोल, ये लिपिड बन रहा है यहाँ पर, ये सरफेस के ऊपर, डैमेज टिश्यू की सरफेस के ऊपर क्या छोड़ देगी, फॉस्फोलिपिड। दिस फैक्टर 12th एक्टिवेट अनोदर फैक्टर 11th। कौन से को, ये 12th फैक्टर जो है वो कौन से फैक्टर को एक्टिवेट कर रहा है, ये देखिए फैक्टर नंबर 11th जो है उस इनएक्टिव फैक्टर को ये एक्टिवेट कर रहा है, एक्टिव फैक्टर 11th बन रहा है। इधर देखिए राइट हैंड साइड में। अब 11th, another factor 11th डेजिनेट इन द फॉर्म ऑफ 11th ए। अब इसको 11th ए का मतलब एक्टिवेट, बोलो एक्टिवेट होगा, डेजिनेट करते हैं अपन, लिखते हैं, कंबाइंड विथ कैल्शियम आयन एंड फॉस्फोलिपिड प्रोड्यूस बाय फैक्टर 12th। ये किसके द्वारा बना, ये बार में 12th फैक्टर और कैल्शियम आयन की उपस्थिति के कारण से प्रोड्यूस्ड ए कॉम्प्लेक्स विच इज नोन एज इंट्रिंसिक फैक्टर 12th एक्टिवेटर कॉम्प्लेक्स। देन 10th एक्टिवेटर कॉम्प्लेक्स, ये देखिए लास्ट के अंदर ये क्या बन रहा है, 10th एक्टिवेटर कॉम्प्लेक्स, जिसके साथ में 10th 5th लिपिड और कैल्शियम आयन चारों चीजें जुड़ी हुई है। इसको कॉम्प्लेक्स या सम्मिश्र के संज्ञा देते हैं। यही कह रहा है कि फैक्टर 10th एक्टिवेटर कॉम्प्लेक्स एक्चुअली बना तो 10th जब एक्टिव अगर नहीं करेगा पांचवें को तो ये पांचवा एक्टिव ही नहीं होगा, इसलिए ये 10th एक्टिवेटर कॉम्प्लेक्स का नाम दिया है। नेक्स्ट आएगा बंधुओं एक्सट्रिंसिक पाथवे। एक्सट्रिंसिक पाथवे, एक्सट्रिंसिक पाथवे कहां चलेगा, टिश्यू की सरफेस पे। इंट्रिंसिक पाथवे कहां चल रहा था, ब्लड प्लाज्मा के अंदर। दिस पाथवे, द पाथवे ऑफ ब्लड कोगुलेशन इज ट्रिगर्ड बाय डैमेज टिश्यू। इस प्रकार का जो पाथवे है ब्लड कोगुलेशन, ये ब्लड क्लॉटिंग का, ये डैमेज टिश्यू द्वारा संचालित होता है। द मोस्ट पोटेंट टिश्यू एक्सट्रिंसिक है, बाहरी है। थ्रोम्बोप्लास्टिन आर फाउंड इन सेलाइन एक्सट्रैक्ट ऑफ ब्रेन। मोस्ट पोटेंट टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन्स, मोस्ट पोटेंट यानी प्रबल जो उत्तक थ्रोम्बोप्लास्टिन्स जो हैं वो सेलाइन एक्सट्रैक्ट के रूप में पाए जाते हैं। क्षारीय एक्सट्रैक्ट, क्या नाम देते हैं एक्सट्रैक्ट को,
रस क्या कर रहा है, मोस्ट पोटेंट टिश्यू, एक्सट्रिंसिक पाथवे में आ रहा थी, बीच में एक्सट्रिंसिक नाम दे दिया। मोस्ट पोटेंट टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन्स आर फाउंड इन सेलाइन एक्सट्रैक्ट ऑफ ब्रेन। जो प्रबल उत्तक थ्रोम्बोप्लास्टिन्स हैं, मोस्ट पोटेंट टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन्स हैं, वो ये क्षारीय रस के रूप में पाए जाते हैं, किसमें, ऑफ ब्रेन, लंग, प्लेसेंटा एंड टेस्टिस। इन दिस पाथवे सरफेस एक्टिवेशन रिएक्शन ऑफ इंट्रिंसिक पाथवे आर बाईपास्ड। इस मार्ग के अंदर, इस पाथवे के अंदर जो सरफेस एक्टिवेशन, सरफेस के ऊपर, किसके ऊपर, टिश्यू रप्चर हुआ तो सरफेस एक्टिवेशन रिएक्शन ऑफ इंट्रिंसिक पाथवे आर बाईपास्ड। यानी चोट ऊपर से लगी लेकिन अंदर की तरफ से ये अभिक्रिया, अंदर की ओर टिश्यू यानी ब्लड वेसल के अंदर की ओर, चोट ऊपर से लग सकती है लेकिन अंदर की तरफ से ये अभिक्रिया या पाथवे चलता है। टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन रिएक्ट विद प्रोकन्वर्टिन 7th टू फॉर्म एक्सट्रिंसिक फैक्टर एक्टिवेटर कॉम्प्लेक्स। अब यहां वही एक्टिवेटर कॉम्प्लेक्स बनेगा 10th वाला, लेकिन यहां पहले, सबसे पहले 7th फैक्टर जो है जिसका नाम प्रोकन्वर्टिन है वो काम में आएगा। इधर आ जाइए, राइट हैंड साइड में मेरे कर्सर के साथ में आइए। टिश्यू रप्चर हुआ, प्रोटीन रिलीज हुई, दूसरी तरफ फॉस्फोलिपिड या लिपिड्स बनी, ये लिपिड आगे काम में आएगी। ये रिलीज ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन जो है या प्रोटीएज है, ये फैक्टर 7th को एक्टिव फॉर्म में बदलता है। ये निष्क्रिय रूप से इनएक्टिव फॉर्म में पड़े हुए 7th फैक्टर को एक्टिवेट फैक्टर 7th में बदलता है। अब एक्टिवेट फैक्टर 7th जो है कैल्शियम आयन की उपस्थिति में फैक्टर 10th को, जो इनएक्टिव फॉर्म में है, उसको एक्टिवेट करता है, सक्रिय करता है और एक्टिवेट फैक्टर 10th में बदलता है। कौन बदलता है, एक्टिव फैक्टर 7th और कैल्शियम आयन। अब जो एक्टिव फैक्टर 10th है वो 5th फैक्टर को एक्टिव फैक्टर 5th में बदल लेगा। पीछे अभिक्रिया दिखाइए, सेम वैसी की वैसी अभिक्रिया है। अब एक्टिव फैक्टर 10th और एक्टिव फैक्टर 5th प्लस लिपिड यानी फॉस्फोलिपिड फ्रॉम टिश्यू, किससे आए हैं, ये टिश्यू के रप्चर होने के कारण से आए हैं, उत्तक जो क्षतिग्रस्त हुआ उसके कारण से आए हैं। और इन्होंने क्या बना लिया, एक्टिवेटर कॉम्प्लेक्स 10th। लेकिन शुरुआत किससे हुई है, 7th से। अब लिपिड फ्रॉम टिश्यू, अब ये क्या बना लेंगी, थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर, एक्टिवेट फैक्टर 3rd, तीसरा फैक्टर। अपन ओरिजिन ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन पढ़ रहे हैं। एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक में, एक्सट्रिंसिक में उत्तक के बाहर की ओर, इंट्रिंसिक ब्लड प्लाज्मा में चलता है और ये टिश्यू सरफेस पे चलता है, उत्तक की सतह पर चलता है एक्सट्रिंसिक पाथवे। इसके लिए विटामिन के का भी होना जरूरी है कैल्शियम के साथ साथ में। आगे देखिए, शुरुआत किससे हुई थी, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन रिएक्ट विद प्रोकन्वर्टिन 7th टू फॉर्म एक्सट्रिंसिक फैक्टर एक्टिवेटर कॉम्प्लेक्स। 7th इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा हुआ जाता, उसको एक्टिवेट करके एक्टिवेटर कॉम्प्लेक्स में बदल लिया। फैक्टर 7th इज synthesized in the liver. Most of the
Most of the factors are synthesized in liver. Factor 7th is synthesized in the liver in the presence of vitamin K. विटामिन के की उपस्थिति में लीवर जो है फैक्टर 7th का संश्लेषण करता है. The function of factor 10th produced in both pathway is produced active factor 10th. दोनों मार्गों में, चाहे इंट्रिंसिक में पहला पढ़ा है, एक्सट्रिंसिक में अब पढ़ रहे हैं, ये जो है निष्क्रिय रूप में पड़ा हुआ जो 10वां 10th फैक्टर जो है ये एक्टिव फैक्टर में बदलता है. यहाँ 7वें से बदल रहा है और वहाँ अपने 9th से देखा था. एट दिस पॉइंट टू द एंड ऑफ द फाइब्रिन फॉर्मेशन बोथ पाथवे फॉलो सेम प्रोसेस. ये अभिक्रिया जब तक चलती जाती है जब तक फाइब्रिन का फॉर्मेशन न हो जाए. बोथ पाथवे फॉलो सेम फंक्शन, यानी दोनों मिलकर के बना तो क्या रही हैं, एक्टिवेटर कॉम्प्लेक्स 10th. इन रिजल्ट टू कैल्शियम आयंस thromboplastin requires for its activity the presence of third factor found in the globulin function of normal plasma. इसका मतलब क्या कह रहा है कि थ्रोम्बोप्लास्टिन जब तक नहीं बनेगा ब्लड प्लाज्मा में या टिश्यू सरफेस पे, जब तक कैल्शियम आयन इनको उपलब्ध न हो जाए. These factors include फैक्टर, इसके साथ साथ में और भी फैक्टर काम में आते हैं, 5th 7th 10th विच आर फाउंड इन हायर कंसंट्रेशन इन सीरम. इसके अलावा तीसरे फैक्टर के अलावा कैल्शियम आयन के अलावा 5वां 7वां 10वां भी सीरम के अंदर अत्यधिक मात्रा में, अत्यधिक सांद्रता में पाया जाता है. अब बात आई सीरम क्या है. ब्लड में से माइनस यानी ब्लड सेल्स, ब्लड कॉर्पसल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स और ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर के जो एक्टिव रूप हैं उनको बाहर निकाल दिया जाए तो क्या बचेगा, सीरम. तो दीज फैक्टर्स include factor 5th 7th 10th which are found in high concentration in serum. सीरम के अंदर अत्यधिक सांद्रता में पाए जाते हैं. Since in the absence of these factors, चूंकि अगर ये फैक्टर अनुपस्थित हों तो कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन प्रोसीड्स वेरी स्लोली. अगर 5वां 7वां 10वां और तीसरा फैक्टर अगर उपस्थित है सीरम में तो प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन में बदलने की जो गति है वो बहुत कम हो जाएगी. या तो थक्का बनेगा ही नहीं, या थक्का बनेगा तो 5 से 8 मिनट नहीं, 5 से 8 दिन भी ले सकता है. इससे पहले तो मृत्यु को प्राप्त हो सकता है. मनुष्य मृत्यु को, मानव मृत्यु को प्राप्त हो सकता है. They are also called accelerator of prothrombin conversion. इनको अपन प्रोथ्रोम्बिन के कन्वर्जन के प्रेरक भी कह सकते हैं, उत्प्रेरक भी कह सकते हैं, या एक्सलेटर भी कह सकते हैं. एक्सलरेशन करना, त्वरण करना, त्वरित करना, स्टिमुलेट करना. इन फैक्टर्स को कौन से, 3rd है, 5th है, 7th है, 10th है. These are the term thromboplastin should be reserved for the end product that convert prothrombin to thrombin. थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है ये ही अपने पास संरक्षित रिजर्व है, एंड प्रोडक्ट है जो कि निष्क्रिय इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव थ्रोम्बिन में बदलता है. ध्यान देना, जब तक अपने पास थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर नंबर 3 नहीं होगा
3 नहीं बनेगा तो प्रोथ्रोम्बिन कदापि जो थ्रोम्बिन में बदलना चाहिए ब्लड क्लॉटिंग या कोगुलेशन के लिए, तब तक नहीं बदलता। नेक्स्ट दूसरा स्टेप आएगा कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन इज ए ग्लोबुलर टाइप ऑफ प्रोटीन सर्कुलेटिंग इन प्लाज्मा। प्रोथ्रोम्बिन एक ग्लोबुलर प्रकार की प्रोटीन हो जाती है जो कि ब्लड प्लाज्मा के अंदर पाई जाती है। इट इज प्रोड्यूस्ड इन लीवर, ये लीवर में प्रोड्यूस या इनका सिंथेसिस लीवर में होगा, लेकिन विच रिक्वायर्स विटामिन के, लेकिन इसके लिए विटामिन के की आवश्यकता होगी। लिटिल प्रोथ्रोम्बिन यानी कि अगर प्रोथ्रोम्बिन कम हो, फैक्टर 7 कम हो, 9 कम हो, 10 कम हो, आर मेड अवेलेबल एंड द क्लॉटिंग टाइम इज प्रोलॉन्ग्ड। अगर ये प्रोथ्रोम्बिन फैक्टर नंबर 7, 9, 10 अगर अल्प मात्रा में हो तो ब्लड क्लॉटिंग का टाइम लंबा होगा, प्रोलॉन्ग होगा। इट मे बी रिगार्डेड एज ए प्रो एंजाइम यानी इनएक्टिव। प्रो एंजाइम, प्रो आता है एंजाइम से पहले, तो इसका मतलब इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा है। विच इज कन्वर्ट टू द एंजाइम एक्टिव। प्रो एंजाइम और एंजाइम, प्रो एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म है, एंजाइम एक्टिव फॉर्म है। थ्रोम्बिन थ्रू द एक्शन ऑफ वेरियस फैक्टर्स। अब देखिए ये प्रोथ्रोम्बिन है इनएक्टिव फॉर्म में, ये थ्रोम्बिन में बदलेगा। सबसे पहला काम तो है ये किस कारण से बदला, डैमेज टिश्यू से अपने पास क्या क्या आए हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन आया है, ट्रिप्टेज आया है, कैल्शियम आयन है। इंट्रिंसिक पाथवे ब्लड प्लेटलेट्स के द्वारा थ्रोम्बोप्लास्टिन या थ्रोम्बोकाइनेज या प्रोथ्रोम्बोकाइनेज नाम दिया था किसमें, इंट्रिंसिक पाथवे में प्रोथ्रोम्बिनेज बना था। प्रोथ्रोम्बिनेज एंड थ्रोम्बोप्लास्टिन आर सेम थिंग, दोनों एक ही चीज है। एक्सट्रिंसिक पाथवे में लिखा हुआ डैमेज्ड टिश्यू, जब ऊतकों के यहाँ तो ब्लड प्लेटलेट्स यानी ब्लड प्लाज्मा में चलती है, तो ब्लड प्लेटलेट्स में क्षति होने से ये एक्सट्रिंसिक पाथवे, तो ऊतक कोई भी चोट लगी, बाहर चोट लगी ऊतक पे और ऊतक के नीचे ब्लड वेसल है उस पे चोट लगेगी, तो ऊतक सरफेस लेवल पे, टिश्यू सरफेस लेवल पे ही थ्रोम्बोप्लास्टिन स्त्रवित हो जाता है। तो एक्सट्रिंसिक इसलिए नाम लिया, बाहरी है, और इंट्रिंसिक अंदर है थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये ट्रिप्टेज और कैल्शियम आयन की उपस्थिति में थ्रोम्बिन में बदल जाएगा। थ्रोम्बिन एक्टिव फॉर्म में होती है। थ्रोम्बिन अगर अपने पास बन गया तो ब्लड प्लाज्मा में पाई जाने वाली घुलनशील जो प्रोटीन फाइब्रिनोजन जो है उसको अपन अघुलनशील थ्रोम्बिन में बदल लेंगे, जो कि रक्त का थक्का अपने आप में रक्त का थक्का बनाने में सक्षम होती है। कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजन टू फाइब्रिन, स्टेप नंबर 3 आ रहा है। इन द प्रेजेंस ऑफ थ्रोम्बिन द सोल्यूबल फाइब्रिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू इनसोल्यूबल फाइब्रिन। थ्रोम्बिन की उपस्थिति में घुलनशील फाइब्रिनोजन नाम की प्रोटीन जो होती है या फैक्टर जो है वो इनसोल्यूबल फाइब्रिन में बदल जाता है विद द फॉर्मेशन ऑफ ए फर्म क्लॉट। इसके साथ ही एक मजबूत थक्का बन जाता है। दिस रिएक्शन अकर्स इन 3 मेन स्टेजेज। ये क्रियाविधि 3 चरणों में पूरी होती है। फर्स्ट चरण है प्रोटियोलाइसिस, सेकंड है पॉलीमराइजेशन, थर्ड है क्लॉटिंग। प्रोटियोलाइसिस फर्स्ट स्टेप, conversion of fibrinogen into fibrin. Thrombin, the proteolytic enzyme acts upon arginine glycine या glycine linkage in fibrinogen and produces 2 molecules। अब ये थ्रोम्बिन है जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है अपने आप में, ये आर्जिनिल ग्लिसिन लिंकेज
जो फाइब्रिनोजन का है उसके ऊपर अभिक्रिया करता है। फाइब्रिनोजन की है ये आर्जिनिल ग्लिसिन लिंकेज, बंद है आपस में। प्रोड्यूसेस टू मॉलिक्यूल्स ईच ऑफ द फाइब्रिनोपेप्टाइडेज ए एंड बी, और रेजिडुअल प्रोटीन जो अब अवशेष फाइब्रिनोपेप्टाइडेज ए और बी तो बन गया 2 मॉलिक्यूल, और उसके बाद में जो बची हुई प्रोटीन है उसको बोलते हैं फाइब्रिन मोनोमर। और ये फाइब्रिन मोनोमर ही फाइब्रिन पॉलीमर का निर्माण करेंगी। साइड टू साइड, चैन टू चैन, एंड टू एंड, साइड टू साइड मिलकर के पॉलीमराइजेशन द्वारा क्लोटिंग का निर्माण करेंगी। देखिए सेकंड स्टेप आ रहा है पॉलीमराइजेशन। द फाइब्रिन मोनोमर प्रॉम्प्टली, अब देखिए फाइब्रिन मोनोमर यहाँ एक तरफ तो फाइब्रिनोपेप्टाइडेज एंजाइम बन गए ए और बी, 2 मॉलिक्यूल। तो कब थ्रोम्बिन ने जब फाइब्रिनोजन के ऊपर क्रिया की तब, और साथ में फाइब्रिनोपेप्टाइडेज ए और बी के साथ में और क्या बने थे, फाइब्रिन मोनोमर। जो बची हुई प्रोटीन थी वो फाइब्रिन मोनोमर में बदल गई, और फाइब्रिन मोनोमर तुरंत प्रभाव से अंडरगो पॉलीमराइजेशन, त्वरित गति से ये पॉलीमराइजेशन में बहु क्या बोलते ध्रुवीकरण या बहुसंगठनीय एकत्रित होकर के एक जटिल जाल का निर्माण करने वाली संरचना में बदल जाएगी। पॉलीमराइजेशन फर्स्ट बाई एंड टू एंड, अंतिम छोर से छोर की तरफ, यूं सीधा जाल बनेगा, पहले सीधा बनेगा। एंड देन बाय साइड टू साइड अलाइनमेंट, बाद में ऊपर नीचे ऊपर नीचे। एंड टू एंड का मतलब यूं एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ, और साइड टू साइड का मतलब जैसे ग्लाइकोसाइल अपन ने यूनिट्स में पढ़ा था, 1,4 एंड 1,6 ग्लाइकोसाइल, 1,6 साइड ब्रांच थी, 1,4 लीनियर ब्रांच थी। तो ये लीनियर यानी एक रेखीय श्रृंखला और शाखित श्रृंखला के रूप में मिलकर के पॉलीमराइजेशन होकर के एक चैन का निर्माण कर लेती है। और वो ये चैन पॉलीमराइजेशन की, ये जो चैन है मोनोमर्स की जिससे पॉलीमर बना है, ये पॉलीमर ही अपने आप में क्लोट या रक्त का थक्का बनने में योगदान प्रदान करेगा। थर्ड स्टेप आ रहा है क्लॉटिंग। इन द अबव पॉलीमराइजेशन, इन द एब्सेंस ऑफ कैल्शियम एंड सीरम फैक्टर सॉफ्ट क्लॉट is formed which is solubilized। ऊपर जो पॉलीमराइजेशन हुआ है, यहाँ अगर कैल्शियम आयन और सीरम में पाए जाने वाले जो फैक्टर्स वो अगर अनुपस्थित हों तो जो क्लॉट बनेगा वो घुलनशील होगा। इसका मतलब पूर्णतया थक्का नहीं बनता है। सोल्यूबलाइज्ड का मतलब घुलनशील। बट इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन एंड सीरम फैक्टर FSF, फाइब्रिन स्टेबिलाइजिंग फैक्टर नंबर 13, जिसका दूसरा नाम है फाइब्रिनेज, द क्लॉट बिकम कोयर्स एंड हार्ड, कठोर, विच कैन नॉट बी सोल्यूबलाइज्ड, जो कभी भी घुलता नहीं है, घुलनशील नहीं होता है। यही एक्चुअल में थक्का है। दिस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ डाइसल्फाइड क्रॉस लिंकेज। डाइसल्फाइड क्रॉस लिंकेज यानी लीनियर और 1,6 यानी ब्रांच्ड अवस्था में डाइसल्फाइड लिंकेज, क्रॉस लिंकेज बनने के कारण से या पॉलीमराइजेशन होने के कारण से रक्त का थक्का बनता है। तो ये देखिए फाइब्रिनोजन के ऊपर थ्रोम्बिन क्रिया करके फाइब्रिन के मोनोमर बना रहा है। साथ में अपने पास फाइब्रिनोपेप्टाइडेज ए एंड बी के 2 मॉलिक्यूल बने, एक ए का एक बी का। ये फाइब्रिन मोनोमर जो है इनका फाइब्रिन ये पॉलीमराइजेशन होगा
फाइब्रिन पॉलीमराइजेशन के बाद में एक तरफ सॉफ्ट क्लॉट कैसे, कैल्शियम आयन और सीरम में पाए जाने वाले जो 13 फैक्टर्स बाकी के बताए हैं, 12 में से कैल्शियम आयन आ गया तो 11 बच गए, क्योंकि एक छठे फैक्टर को, 6 फैक्टर जो है उसको अपन ने डिस्कार्डेड माना है, बहिष्कृत कर दिया है। बाकी के रिमेनिंग 11 फैक्टर अगर निष्क्रिय रूप में होंगे तो क्लॉट बनेगा सॉफ्ट, और यह सक्रिय रूप में होगा तो कॉयर्स या हार्ड क्लॉट बनेगा, कठोर क्लॉट बनेगा। ये है क्लॉटिंग। माय डियर फ्रेंड्स, अब आ रहा है फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनहिबिशन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं या इनहिबिटर्स होते हैं जो क्लॉटिंग या कोगुलेशन को रोकते हैं, प्रिवेंटिंग करते हैं। फैक्टर्स प्रिवेंटिंग कोगुलेशन या इनहिबिटर्स ऑफ कोगुलेशन, रक्त का स्कंदन रोकने में, बाधा पहुंचाने में कौन कौन से कारक महत्वपूर्ण हैं। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में बी इनहिबिटेड बाय सेवरल कंपाउंड्स नोन एज इनहिबिटर्स या एंटीकोगुलेंट्स। जो रक्त स्कंदन की प्रतिक्रिया को रोकते हैं उनको प्रतिस्कंदक या एंटीकोगुलेंट्स कहते हैं। द प्रिवेंट ऑफ कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में क्यों नहीं बदलता? हिपेरिन इज द बेस्ट नॉन इनहिबिटर ऑफ कोगुलेशन। हिपेरिन जो एंटीकोगुलेंट नेचुरल रूप से अपने ब्लड के अंदर पाया जाता है, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण संदमक के रूप में या इनहिबिटर के रूप में कार्य करता है, ब्लड का कोगुलेशन नहीं होने देता। सर्टेन एनिमल पॉइजन, हिरुडिन जो हिरुडिनेरिया में पाया जाता है, और एक नेचुरल फंगस से और प्लांट से ओरिजिनेट हुआ है डोकुमेरोल। ये नेचुरल एंटीकोगुलेंट होता है। ऑल्सो इनहिबिट ब्लड क्लॉटिंग। ये भी कुछ जंतुओं के, कुछ एनिमल्स के पॉइजन्स होते हैं, जैसे स्नेक का विनम, स्नेक के पॉइजन को विनम बोलते हैं, एंटीकोगुलेंट की तरह कार्य कर रहा है। हिरुडेनेरिया में हिरुडीन होता है, वो भी एनेलिडा के अंदर आता है, एंटीकोगुलेंट है। और डिकुमेरॉल हिपेरिन के अलावा एंटीकोगुलेंट के रूप में हैं। एंटीकोगुलेंट्स होते हैं जो ब्लड की क्लॉटिंग को होने में बाधा पहुंचाते हैं, रोकते हैं, इनहिबिट के रूप में कार्य करते हैं। अदर फैक्टर्स इनहिबिट द ब्लड कोगुलेशन आर एज फॉलोज। और अन्य सेकेंडरी या सैटेलाइट या और सामान्य कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि ब्लड कोगुलेशन में बाधा पहुंचाते हैं, यानी ब्लड कोगुलेट यानी रक्त के थक्के को बनने से रोकते हैं। बाय रिड्यूसिंग टेम्परेचर ऑफ ब्लड, कभी भी ब्लड का टेम्परेचर रिड्यूस नहीं होना चाहिए। रिमूवल ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम ब्लड, ब्लड से कैल्शियम आयन का रिमूवल नहीं होना चाहिए। ब्लड डाइल्यूशन ऑफ ब्लड बाय वाटर, ज़्यादा पानी भी अगर ब्लड में ज़्यादा होगा तो भी थकान या तो नहीं बनेगा, बनेगा तो बहुत ज़्यादा समय लेगा, इनहिबिट करने वाला है। बाय एडिंग वेरियस साल्ट्स सॉल्यूशन इन ब्लड, ब्लड में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के लवणीय विलयन जो होते हैं। बाय एडिंग सेवरल डाइज और सब्सटेंसेज लाइक चिकागो ब्लू एंड ट्रिपेन ब्लू। चिकागो ब्लू और ट्रिपेन ब्लू नाम के जो डाइज, नेचुरल डाइज होती हैं, ये भी इनहिबिटर की तरह कार्य करती हैं, ब्लड कोगुलेशन को यानी एंटीकोगुलेंट की तरह कार्य कर रही हैं। पेप्टोन, सिस्टीन एंड डेक्यूमेरिन आर आल्सो प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग। पेप्टॉन्स जो होते हैं, सिस्टीन जो है, डोक्यूमेरिन जो है, सिस्टीन तो एमिनो एसिड है, ये भी ब्लड क्लॉटिंग को रोकने वाले अदर फैक्टर्स आए हैं। लेकिन मुख्य ऊपर
ये है सेकेंडरी फैक्टर्स हास्टनिंग या इनहेंसिंग ब्लड कोगुलेशन। ब्लड कोगुलेशन को बढ़ावा देने वाले फैक्टर्स कौन से हैं? हाई टेम्परेचर ऑफ ब्लड, टेम्परेचर का ब्लड का टेम्परेचर, रक्त का या रुधिर का टेम्परेचर नॉर्मल अपना जितना होता है 38 37 पॉइंट समथिंग यानी 38 के लगभग इनका टेम्परेचर होना चाहिए, फाइब्रिनोजन की उपस्थिति होनी चाहिए, थ्रोम्बोप्लास्टिन होना चाहिए, प्रोथ्रोम्बिन होना चाहिए, कैल्शियम आयन होना चाहिए। शुरुआत के 4 फैक्टर मैंने बताए थे, चारों इंपॉर्टेंट है ब्लड क्लॉटिंग के लिए, तो शुरुआत की चारों के चारों आ गए। विटामिन की होनी चाहिए और एड्रिनल हार्मोन की उपस्थिति भी हास्टनिंग या ब्लड क्लॉटिंग या कोगुलेशन को बढ़ावा देती है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग? 3 सिग्निफिकेंस बताई हैं, जिसमें से डिसऑर्डर भी है 2। इन नॉर्मल कंडीशन इन ब्लड थ्रोम्बोप्लास्टिन इज absent, so prothrombin remain inactive and conversion of fibrinogen to fibrin does not take place। सामान्य अवस्था के अंदर ब्लड के अंदर थ्रोम्बोप्लास्टिन नहीं पाया जाता है, इसलिए प्रोथ्रोम्बिन हमेशा इनएक्टिव रूप में रहता है। कन्वर्जन इनएक्टिव रूप में रहने के कारण से ये अगर प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में एक्टिव फॉर्म में नहीं बदलेगा तो फाइब्रिनोजन जो है ये फाइब्रिन के अंदर नहीं बदलता। फाइब्रिन एक्टिव फॉर्म जो होती है, जो कि ब्लड का क्लॉट होता है, तो ब्लड क्लॉटिंग डज नॉट टेक प्लेस। इफ यदि थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोड्यूस्ड, अगर थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोड्यूस होगा तो इट न्यूट्रलाइजेज बाई एंटी थ्रोम्बिन। तो ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है ये एंटी थ्रोम्बिन जो ब्लड के अंदर ब्लड प्लाज्मा के अंदर पाया जाता है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, जो पीछे मैंने बताया है, जिसके कारण से प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में बदल देता है। ये एंटी थ्रोम्बिन ही तो है जो कि प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में नहीं बदलने देता। आइदर दिस मोस्ट सेल आर प्रेजेंट अराउंड द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के चारों ओर खूब सारी क्या पाई जाती हैं? दोनों दिशाओं में चारों ओर, यानी कि मान के चलिए कि चारों ओर ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो रक्त कणिकाओं के द्वारा घिरी हुई होती है, विच सीक्रेट एंटीकोगुलेंट हिपेरिन विच प्रिवेंट द ब्लड कोगुलेशन। ये क्या स्रावित करती हैं? ये मास्ट सेल है, मोस्ट नहीं है, मास्ट गलत छप गया, मास्ट सेल्स होती हैं। ये मास्ट सेल्स जो होती हैं वो एंटी कोगुलेंट हिपेरिन का स्त्रमण करती है, जो ब्लड कोगुलेशन को रोकती हैं, एंटी कोगुलेंट के रूप में कार्य कर रहा है। कौन? हिपेरिन। थ्रोम्बस और एम्बोलस ये बड़ी समस्या है आजकल, और हाइपरटेंशन के कारण से तो ये दोनों प्रकार के रोग भी उत्पन्न होते हैं। थ्रोम्बस ए क्लॉट फॉर्मड इन द वेसल एंड एडहेरिंग टू द वॉल्स ऑफ द वेसल्स। एक थक्का बन जाता है ब्लड वेसल के अंदर, जो कि ब्लड वेसल की दीवार के साथ में जाकर के जुड़ जाता है, जिससे ब्लड का फ्लो कम हो जाएगा। दूसरा है एम्बोलस, स्मॉल क्लॉट पार्टिकल्स इन ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के अंदर क्लॉट, छोटे 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 क्लॉट पार्टिकल्स, थक्के के पार्टिकल्स जो हैं वो बनने प्रारंभ हो जाते हैं। इफ दीज स्मॉल क्लॉट पार्टिकल्स ब्लॉक द ब्लड सर्कुलेशन इज कॉल्ड। अगर ये छोटे छोटे जो कण बने, थक्के के जो पार्टिकल्स या क्लॉट पार्टिकल्स बने, ये अगर ब्लड सर्कुलेशन को रोक देते हैं तो इसको एम्बोलिज्म कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। एम्बोलिज्म, व्हाट डू यू नो अबाउट एम्बोलिज्म? इन विच डेथ में अकर, जिसके कारण से मृत्यु, मनुष्य मृत्यु को प्राप्त हो सकता है, या कोई भी जंतु हो वो मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। दैट इज एम्बोलिज्म। ये एम्बोलस के कारण से होता है, यानी स्मॉल
क्लॉट पार्टिकल्स होते हैं वो ब्लड वेसल्स के अंदर बनने लग जाते हैं। ब्लड वेसल के अंदर जो ब्लड होता है उसके अंदर बनने लग जाते हैं, जिसके कारण से ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाता है और उसको ही एम्बोलिज्म कहते हैं। थ्रोम्बस के अंदर तो क्या है कि क्लॉट बना और ब्लड वेसल की दीवार के साथ में जाकर के चिपकने लग जाता है। ब्लड वेसल की दीवार के साथ में ज़्यादा चिपकने के कारण से सर्कुलेशन कम गति से होता है। कम गति से होने के कारण से बेहोश हो सकता है आदमी। ये प्राइमरी स्टेज है और एम्बोलस जो है ये लास्ट स्टेज होती है। तो ये हुआ मित्रों बहुत लंबा टॉपिक, ब्लड कोगुलेशन, ब्लड क्लॉटिंग बाय वेरियस मैकेनिज्म अपन ने समझा है। और उसके बाद में अपन ने ब्लड कोगुलेशन की फैक्टर, कोगुलेशन को रोकने वाले, ब्लड क्लॉटिंग को रोकने वाले, ब्लड क्लॉटिंग को बढ़ावा देने वाले और उसकी सार्थकताएं क्या हैं उनके बारे में पढ़ा है। जो विद्यार्थी नियमित रूप से वीडियोज को वॉच करते हैं उनको मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और थैंक यू फॉर watching my this video.